नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज काटी और हर दिन की तरह हम आज भी आपके लिए जनहित से जुड़ी खबरों को लेकर आए हैं और यह मुद्दा मूलतः किसानों के ऊपर, ये खबर किसानों के ऊपर निर्धारित है कि क्या किसान इतनी कीमत के साथ अपनी उपज को बेचते हैं और फिर वही अनाज जब पीडीएस की दुकान पे आती है तो उस समय उसका मूल्य क्या होता है। और जिस समय उपभोक्ता को पीडीएस की दुकान पर जिस मूल्य पर, मूल्य का मतलब ये नहीं कि वो 2 रुपए किलो मिल रहा है, उसकी वास्तविक लागत जो होती है, क्या उसका कितना प्रतिशत किसानों को मिल पाता है। आज हमारे खबर का मूल थीम यही है और हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के काटी विधानसभा के कद्दावर नेता, साथ ही साथ किसान श्री भूपेंद्र कुमार जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज काटी पर। भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल के माध्यम से हमको जनता से और पूरे देश की जनता से जुड़ने का एक अवसर प्रदान किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले मैं कुछ आपको भी दिखाना चाहूंगा और हम अपने व्यूअर को भी दिखाना चाहेंगे कि आज का जो विषय है उस विषय में क्या घटनाक्रम है, क्या सच्चाई है, क्या प्रमाण है। तो सबसे पहले आपके माध्यम से मैं आपको भी बताना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ जनहित है और ऐसा नहीं है कि ये मैं सिर्फ आज कर रहा हूँ। तकरीबन 20-22 साल पहले मैं प्रिंट मीडिया में जब काम शुरू किया था साल 2000 में, उस समय भी मैं गरीब और मजलूमों के आवाज उठाता रहा हूँ। मैं एक क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लिप आप देखिए। ये साल 2002 की एक खबर है, हिंदुस्तान अखबार में मैं उस समय एज ए रिपोर्टर काम करता था। इस तस्वीर को आप देखेंगे, इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा मैंने समाज के वैसे लोगों जिनको लाल कार्ड नहीं मिल रहा था, वो काफी गरीबी की, उनके लिए भी मैंने उस समय लड़ाई की थी। मैंने खबर लिखा था और बाद में उनको न्याय भी दिलवाया था। तो ये मेरा उद्देश्य हमेशा रहा है कि जनहित से बड़ा कोई विषय नहीं होता है। देश के जो 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, चारों का ही उद्देश्य इतना ही है कि आम नागरिक, भारत के जो नागरिक है, उनके हितों की रक्षा की जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। नागरिक जो शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें न्यायपालिका के लोग भी आ जाते हैं, विधायिका के भी आ जाते हैं, कार्यपालिका के भी आ जाते हैं और पत्रकारिता के भी लोग। तो पहले नागरिक है तब जाके किसी दायित्व में। तो अब मैं आगे इस विषय को लेकर चलता हूं और भूपेंद्र जी, अब अगले आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर मैं डाल रहा हूं और आप इस तस्वीर को देखें और आकलन करें। मैंने इस तस्वीर में 3 साल का डाटा लिया है। ये डाटा है साल 2019-20 का, 20-21 का और 21-22। इस डाटा के अनुसार, ये डाटा भारत सरकार के ऑडिट विभाग के द्वारा प्राप्त हुआ है मुझे, और इस डेटा के अनुसार यह स्पष्ट है कि साल 1920 में किसानों से जो गेहूं की खरीदगी की गई थी एमएसपी के रेट पर, वो एमएसपी का रेट था 1925 रुपए। साल 2020-21 में किसानों से जो गेहूं खरीदा गया था सरकार के द्वारा, उसका एमएसपी का रेट था 1975 और 21-22 में वो रेट था 2015। लेकिन आप एक दूसरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो दाम तो आपके हाथ में पहुंचते वक्त होता है। ये वो दाम है जब पीडीएस की दुकान पर आप 2 रुपए में गेहूं खरीदते हैं। तो 19-20 में जिस समय आपको 2 रुपए में गेहूं मिल रहा था, वास्तविकता में उस समय उस गेहूं का रेट किसान को भले ही 1925 रुपए का एमएसपी मिला हो, लेकिन जब आपके हाथ में जाता था उस समय उसकी कीमत होती 3160 रुपया 95 पैसा, मतलब 31 रुपया 60 पैसा 61 पैसा। उसी प्रकार 20-21 में इस समय किसानों को 1975 रुपया मिला करता था 1 कुंटल गेहूं का। उस समय पीडीएस दुकान पर जो गेहूं 2 रुपया में मिलता था, उसकी वास्तविक मूल्य होती थी 3377 रुपया 28 पैसा प्रति क्विंटल। और 2021-22 की बात करें तो 2021-22 में जब किसानों को एमएसपी पर 2015 में गेहूं खरीदा जाता था, उस समय पीडीएस दुकानदार जब आपको 2 रुपए में गेहूं देते थे, उस समय
देश के खजाना पर, वो खजाना जो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से बनता है, उस खजाने से 3552.69 रुपया उस 1 कुंटल गेहूं का लागत निकलता था। एक दूसरी स्क्रीन भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आप इस स्क्रीन के बाद अब मैं इस दूसरी स्क्रीन को मैं आपको दिखा रहा हूँ। भूपेंद्र जी, आप लगता है आपने पढ़ा होगा, इस स्क्रीन पर जो आपको चला है दिखा होगा आपने। अब मैं दूसरा स्क्रीन आपको एक दिखा रहा हूं, और इस स्क्रीन में भी उसी से संदर्भित कुछ तथ्य है। ये आप देखेंगे, ये स्क्रीन पर जब आप देख रहे होंगे तो इस नई स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि हमने अभी कहा कि एमएसपी का दर कुछ और था, लेकिन यहां हम जो एमएसपी का रेट दे रहे हैं तो रेट कम है। कम कैसे है? जैसे अगर 21-22 में हमने बताया था कि 2015 रुपया एमएसपी का रेट था, लेकिन यहाँ 1920 रुपया दे रहा है, मतलब तकरीबन 95 रुपया कम। ये कैसे हुआ? तो मैं आपको बताऊं कि ये वो रेट है जिस रेट पर एफसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का उपक्रम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब किसानों से गेहूं खरीदती है, भूपेंद्र जी आप बेहतर जानते होंगे कि गेहूं का ग्रेड होता है। भूपेंद्र जी, एम ग्रेड गेहूं होता है और एक और ग्रेड होता है गेहूं। भूपेंद्र जी आप ठीक कहे, ये ग्रेड होता है। और मैं आपको जो ये दृश्य तस्वीर दिखा रहा था, ये उसी ग्रेडिंग के आधार पर लिया गया औसत दर है। मतलब एमएसपी का जो दर है वो 2015 रुपया अधिकतम मूल्य था सबसे अच्छे किस्म का, और उससे नीचे के ग्रेड का कीमत था उनका। और भारत सरकार के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो गेहूं पूरे भारत से खरीदगी किया, उसका एवरेज रेट जो आया था वो एवरेज रेट था 21-22 में 1920 रुपया। मतलब एमएसपी से 95 रुपीज 95 रुपया कम किसानों को मिला था पूरे गेहूं में। अब आप एक चीज सेकंड स्क्रीन पर गौर करेंगे भूपेंद्र जी, और हमारे व्यूअर भी गौर करें। इसी साल 1920 रुपया में जब किसानों से गेहूं लिया गया था, औसत रेट के मैं बता रहा हूं, एमएसपी नहीं, ये औसत रेट है ग्रेडिंग के हिसाब से। तो उसको खरीदने में जो लागत आया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, वो 1 क्विंटल पर 320 रुपए के खरीद की लागत आई थी। अब आप अगले स्क्रीन पर देखेंगे कि उसी समय उसके वितरण की लागत 753 रुपए प्रति क्विंटल थी। भूपेंद्र जी आप समझ रहे हैं, सरकार की खरीदी की औसत, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की खरीद की कीमत, जो औसत कीमत है वो 1920 रुपया है। उस पर उसको खरीदने के लिए जो खर्च किया गया उसकी लागत 320 रुपए प्रति क्विंटल होती है, और फिर उस खरीदने के बाद जब वितरण किया जाता है तो उसकी लागत 753 रुपए प्रति क्विंटल हो जाती है। इसके साथ अगले स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, उस स्टॉक को सहेजने के लिए जो खर्च किया जाता है उसकी कीमत होती है 559 रुपए प्रति क्विंटल। मतलब किसान को मिला 1920 रुपया, लेकिन पीडीएस जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जब आप 2 रुपये में वो चीज खरीद रहे होते हैं तो उस समय उसकी वास्तविक कीमत होती है 3552 रुपए। चंद्र जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये जो भी पहले से ही व्यवस्था चली आ रही है, अब इसमें सुधार की जरूरत है कि ये कॉस्ट, जो लागत कॉस्ट है, यदि ऐसा कोई व्यवस्था हो कि पंचायत के अंदर या गांव के अंदर ऐसी व्यवस्था यदि सरकार करे, सरकार के स्तर से किया जाए कि गांव का गेहूं गांव के अंदर ही, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है या अन्य खर्च है, इसको बहुत हद तक बचाया जा सकता है। पंचायत स्तर को, ब्लॉक स्तर पर, मतलब छोटे छोटे स्तर पर, जैसे अभी बना भी हुआ है, जैसे पैक्स की स्थिति है, पैक्स के माध्यम से एफसीआई खरीदारी करती है, और वो पैक्स पूर्ण रूप से सक्सेस अभी नहीं हो पाया है। बहुत स्तर पर, बहुत जगह स्थिति उसकी ठीक भी है, बहुत जगह बहुत सुधार करने की जरूरत है, और उसके माध्यम से खरीद करके और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च घटा करके जैसे पंचायत में खरीदारी किया गया, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यदि वहीं से कर दिया जाए तो इस खर्च में बहुत हद तक बचाया जा सकता है। ये मेरा ये सवाल, गोदाम से सरकार के लाल फीता शाहों के तकरीबन से और बहुत खर्च से बांटना
फिर लगभग 2 गुना कॉस्ट हो जाता है। उसमें से यदि सरकार चाहे तो इसका बहुत सा मुनाफा किसानों को भी मिल सकता है और जनता के टैक्स का पैसा भी बच सकता है यदि छोटे-छोटे लोकल स्तर पर इसका मैनेजमेंट किया जाए सही से। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये 1920 का अनाज 3352 रुपये, तकरीबन 1500 रुपये कीमत सिर्फ उसके उठाव और वितरण में लगता है। लेकिन मेरा सवाल यह भी है कि आज से नहीं है, हर प्रखंड में एफसीआई का गोदाम है, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन का गोदाम है। वो अनाज गोदाम में रखा जाता है। फिर 1500 रुपया प्रति क्विंटल का खर्च अगर भारत के टैक्स पेयर टैक्स देते हैं और अन्नदाता के पास वो टैक्स के पैसा जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत के किसी भी टैक्स पेयर को तकलीफ होती है। लेकिन टैक्स पेयर को तकलीफ तब होती है जब वो अन्नदाता अपने अनाज को 19 रुपए में बेचता है और 15 रुपया सिर्फ उसके वितरण में खर्च होता है। क्या ये उचित माना जाएगा? देखिए, चूंकि खर्च है, जो व्यवस्था है इसके तहत खर्च बढ़ जाया करता है। तो व्यवस्था में यदि सुधार हो कि लोकल स्तर पर, मेरा मानना है, अब ऐसे मेरा मानना है कि लोकल स्तर पर यदि उसको मैनेज किया जाए तो उस खर्च को घटाया जाता है। खर्च घटाने की बात है तो मैं आपको कुछ प्रमाण भी दूंगा। जैसे हम काटी के वासी हैं, काटी में भी एफसीआई का गोदाम है और काटी के लोग जो अपना अनाज बेचते हैं वो आप काटी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, किसान भी है, और मुझे लगता है कि आप काटी प्रखंड के सबसे सुदूरवर्ती गांव से भी आते हैं। आपका गांव लगभग मुझे लगता है कि बरुराज मोती विधानसभा के करीब का है। तो क्या आप जस्टिफाई करेंगे कि आपके यहाँ से 1 कुंटल अनाज काटी एफसीआई गोदाम आने में 380 रुपये कुंटल लग सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बीच में माध्यम से जाता है तो उन माध्यमों पर भी सरकार का खर्च होता है। जैसे पैक्स में गया तो वहाँ भी कुछ कमीशन है। फिर वहां से गोदाम में गया तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है। तो कई स्तरों पर उठाव होकर के जाता है। तो अब सरकार तय करती है, उसका बहुत सा मानक है, उसके आधार पर तय करती है सरकार। लेकिन मेरा गांव 13 किलोमीटर है यहाँ से कांटी तक जाना, 12-13 किलोमीटर। कहीं कहीं उससे भी कुछ ज्यादा दूरी से लगता है तो सरकार एक औसत वेज तय कर। ये औसत रेट नहीं है। मैंने जो अभी आपको दिखाया है, मैं अब थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। मैंने ये आंकड़ा लाया कहाँ से है और मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ कि ये आंकड़ा कहाँ से आप अपने स्क्रीन को देखेंगे और आप ये देख रहे होंगे। ये ऑडिटेड रिपोर्ट है। ये मैंने जो दिखाया है, ये मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलता हूँ। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेरे नाम का पत्र है। मैंने ये पत्र फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मंगवाया है और ये ऑडिटेड रिपोर्ट है। ये संभावित नहीं है, ये एक्चुअल रिपोर्ट है जिसमें ये खर्च आया है। ये औसत भी नहीं है, क्योंकि अब दूसरी मैं एक और ऑडिट रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑडिट रिपोर्ट ये भी वही है जो मैंने आपको बताया। तो आप देख सकते हैं ये 21-22 में 2993 रुपया और ये 558 रुपया 90 पैसा, जैसा कि मैंने जी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, भारत सरकार ने साल 2015 में, ये आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भारत सरकार ने साल 2015 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक योजना लाया था, अनाज के बदले कैश। ये आप देख रहे हैं, ये उसी भारत सरकार का राजपत्र है, गजट है। इसके तहत होना यह था कि जिनको भी अनाज के बदले कैश चाहिए, तो मेरा ये सवाल होगा, क्या अनाज के बदले कैश दिया जाना भारत के जनता पर, भारत के टैक्स पेयर पर और लाभुकों के लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकता है? बिल्कुल, यह एक विकल्प है और इसको ऐसा करने से दो बातें होंगी। एक बात कि ट्रांसपोर्टेशन खर्च घटेगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा।
और किसान का अनाज किसान के खेत से बिकेगा। जितना अनाज किसान, एक छोटा सा गांव है मेरा, यहाँ हमने जो देखा है कि जितना अनाज लगभग किसानों का बिकता है, लगभग औसत, थोड़ा 19-20 हो सकता है, ऐसा एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन उतना ही पीडीएस के माध्यम से पुनः इस गांव में आ आ जाया भी करता जाता है, है। आ भी जाता है। तो यदि ऐसा हो कि वो अन्न के बदले सरकार पैसा दे लाभुक को, लाभार्थी को वो पैसा मिले और किसान का अन्न खेत से या किसान के घर से बिक जाए सही मूल्य पर, तो फिर क्या कहना, अच्छा हो जाएगा। मेरा मेरा ये कहना है कि ये कोई आपके दल के सरकार, बीजेपी की सरकार है, ये तभी नहीं, ये वर्षों से चला आ रहा है। कहीं ना कहीं मेरे खबर का जो आज मैंने खबर बनाया, इस खबर का जो मैंने मेन स्क्रीन खबर के लिए जो मैंने हेडिंग सोचा था, हेडिंग था धंधा है या फिर धंधा है। क्या कहेंगे आप? ये ये तो सरकार, इसको कहा क्या जाए, धंधा कहा जाए, धंधा ही बेहतर है। इसमें तो कहीं न कहीं कुछ है, उसको हम बहुत व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारी सरकार है वो जनहित की सरकार है और जनता के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी अटल जी की, और अटल जी क्या, उनसे भी पहले जब हम लोगों के संगठन के जन्मदाताओं में से थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन लोगों का सोच था कि अंत्योदय, समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसका विकास कैसे हो। जब अपनी सरकार बनी तो अटल जी इसको इस योजना को लाए कि भाई कोई भूखा ना मरे, तो इसी की तरह अंत्योदय योजना हुआ। अब लगभग देश के 80 करोड़ लोगों को पीडीएस का अनाज मिल रहा है, 5 किलो प्रति व्यक्ति, ये है। लेकिन अब किसान का को अधिक से अधिक लाभ मिले, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और यदि लोकल स्तर पर, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं आपको कि लोकल स्तर पर सरकार ऐसी व्यवस्था करे तो व्यवस्था खर्च भी घटेगा और ऐसा व्यवस्था करे कि पीडीएस की दुकान पर किसान को अनाज देना है तो पीडीएस की दुकान पर ही डायरेक्ट पहुंचा दे, पैक्स के गोदाम पर पहुंचा दे, और वहां से फिर जिसको अनाज मिलना है अनाज मिले, या फिर पैसा का योजना है तो पैसा किसान जिसके भी खाता में जाना है लाभुक को मिले। दोनों ही स्थिति में खर्च घट सकता है। अब ये कहना था साल 2015 में मोदी गवर्नमेंट धंधा तो नहीं कह, आप ही की कहीं कुछ सरकार है। में नहीं, आप ही की सरकार में 2015 में ये योजना लाया था जिसका स्क्रीन आप देख रहे हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो भी सरकार, क्योंकि पीडीएस विभाग के लिए केंद्र की सरकार सिर्फ नियम बना सकती है, लागू करने का काम राज्य सरकार का होता है। तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि राज्य सरकार अगर चाहे, ये आप देख रहे होंगे, राज्य सरकार अंतिम डिजिटल हितकारी डाटाबेस खाद्यान्नों की अधिकृत मात्रा और नियम 5 के अधीन नगद खाद्यान्न सहायकी की संगणना के आधार पर इस नियमों से संलग्न प्रोफर्मा में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य अधिकारी के बैंक खाते में दे नगद। इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार की भूमिका आती है। क्या बिहार की सरकार, बिहार के राज्य सरकार, ये अलग बात है कि 2015 में बिहार में एनडीए की सरकार नहीं थी, महागठबंधन की सरकार, लेकिन आपकी भी सरकार 2015 के बाद आई थी। तो बिहार के आम नागरिकों, 14 करोड़ बिहार वासियों के हित में क्या ये लागू किया जाना आवश्यक है, जनहित में है या नहीं? निश्चित रूप से ऐसा यदि किया जाता है तो जनता को इसका फायदा मिलेगा। इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? बिहार सरकार ने नहीं किया है।
हेलो। हाँ, हेलो। इसके हेलो। लिए आप इस हेलो जी जी। हेलो तो इसके लिए किसको आप जी दोष जी, देना बोलो सर। चाहेंगे? केंद्र सरकार ने तो योजना दोस्त बना दी। दोस्त कहीं नहीं, ये सरकार ने योजना बनाया, योजना का इम्प्लीमेंट सही तरीके से होना चाहिए। नहीं, बिहार सरकार उसको स्वीकार करेगी तब तो ये योजना बिहार के लोगों को लागू हो पाएगी। सरकार को स्वीकार करना चाहिए, ऑप्शन देना चाहिए दोनों कि जो पैसा लेना चाहे वो पैसा ले, जो अन्न लेना चाहे उनको अन्न मिले। ऑप्शन दोनों होना चाहिए। किसान के लिए और लाभुक के लिए दोनों के लिए हितकारी कौन सा चीज हो? आप एक किसान भी है और नकद नकद मिलता है तो लाभुक को भी फायदा है, वो अपने हिसाब से उसको 4 किलो जरूरत होगा तो 4 किलो खरीदेगा, 6 किलो का जरूरत होगा तो 6 किलो की खरीदारी करेगा। अन्न है तो ये तो लिमिट है कि 5 किलो ही आपको लेना है, तो उसके हिसाब से नगद बेहतर होगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार में अरवा चावल वितरित होता है और बिहार के सभी क्षेत्रों में अरवा चावल नहीं खाया जाता है। मैं आपको चावल का भी आंकड़ा बताऊंगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं और इस स्क्रीन पर आप देखिए और आप तय कीजिए कि चावल की जो कीमत होती है बिहार में, जो अरवा चावल दिया जाता है उसकी कीमत होती है तकरीबन 41 रुपये। ये आपके स्क्रीन पर है, ये देख सकते हैं 41 रुपये। ये 19-20 के डेटा के अनुसार है, अभी तो हमको लगता है कि वो 50 रुपये की होगी। तो ये 41 रुपये का चावल तो सरकारी खजाने से दिया जाता है अनुदान के रूप में। आप भी जानते हैं कि बिहार के बहुत कम क्षेत्र, सीमित क्षेत्रों में अरवा चावल का उपयोग होता है दैनिक जीवन में भोजन के रूप में। अपने मुजफ्फरपुर जिला में भी अरवा चावल का उपयोग नहीं होता। आप भी जानते हैं कि इस चावल को लोग ले तो लेते हैं, फिर खुले बाजार में बेच देते हैं और अपने पसंद की चावल खरीदते हैं। तो क्या अगर नगद दिया जाए तो बाजार में नकदी की उपलब्धता भी बढ़ेगी, लाभुक अपने मन मर्जी का अनाज भी खरीद पाएगा और ये जो 50 रुपए की राशि है वो बोझ, जो आज 50 की राशि का बोझ है केंद्रीय खजाने पर, बोझ भी घटेगा। ये तीनों फायदा हो सकता है। क्या इसको किस रूप में आप देखेंगे? नगद, वही तो हम थोड़ी देर पहले आपको बताए कि नगद हो, जो नगद लेना चाहते हैं उनको निश्चित रूप से नगद दिया जाना चाहिए, ऑप्शन दोनों होना चाहिए। जिसको अन्न लेना चाहते हैं उन लोग वो ले सकते हैं और अन्यथा वो पैसा ले अपना ले सकते हैं। पैसा सरकार कानून बनाई है और राज्य सरकार को भी इस ऑप्शन को खोल देना चाहिए। तो मेरा ये विचार है। अभी हमारे साथ जो किसान नेता थे, किसान अभी है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि एफसीआई के रूप में परंपरागत रूप से चली आ रही थी, धंधा भी है, धंधा भी है, लेकिन वास्तविकता में अगर अनाज की जगह धन अंतरण किया जाए तो राजस्व के हित में, सरकारी राजस्व के हित के साथ साथ आम जनता के भोजन के रूप में उनकी उनकी क्या रुचि है उसकी भी पुष्टि हो पाएगी, वे अपने रुचि का भोजन कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत और धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और और जितने भी मेरे नए व्यूअर हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के जन हितकारी कार्यक्रम प्रतिदिन आया करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप नए हैं तो मेरे सब्सक्राइब करें और डेली रात को 8 बजे हमारे चैनल पर इस प्रकार की खबर बने रहे। धन्यवाद।